तो कैसे हैं आप लोग। आप सबसे मैंने कम्युनिटी पे पूछा था कि आप कहाँ पे किस जगह के ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे और आप सबने रिक्वेस्ट की है नेपाल के बारे में। अब जहाँ तक नेपाल की बात होती है, नेपाल में आपको देखने के लिए माउंटेन्स, जंगल्स, मिडेवल सिटीज़ यानी पुरानी सिटीज़, स्पिरिचुअल साइट्स, ट्रैवल निर्वाणा और दुनिया के सबसे फ्रेंडलीस्ट पीपल मिलेंगे। सबसे बड़ा मेन रीज़न है जो नेपाल में घूमने जाने का एज ए इंडियन, वो होता है कि वहाँ की नेचुरल सीनरी को देखना, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखना, हिमालयन माउंटेन्स को देखना। और ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा अपनी पोएटिक आवाज़ में बात करके, क्योंकि आप सबने इस वीडियो पे क्लिक किया है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नेपाल ट्रैवलिंग के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। अब एज ए इंडियन आपके सबसे पहले मन में जो सवाल आता है कि आप नेपाल कैसे जाएंगे, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको ये वीडियो देखते वक्त ध्यान रखनी वो ये है कि जो मैंने डेट चूज़ की है ट्रैवलिंग के लिए नेपाल की, वो है 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर। 8 दिन का टूर रखा है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं नेपाल घूमने के लिए आपको दोस्तों 1 से 2 महीने भी कम पड़ेंगे, क्योंकि देखने के लिए नेपाल में बहुत कुछ है। बट मैं 1 से 2 महीने का एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, और हर किसी का एक बजट होता है, एक टाइम लिमिट होती है। तो 8 दिन का मैंने यहाँ पर टूर रखा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, आप इनफ देख लेंगे एक अच्छे बजट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट जो इस लिस्ट में आता है वो है कि आप नेपाल कैसे पहुँचेंगे। क्या आप नेपाल खुद गाड़ी चला के जा सकते हैं, क्या आप नेपाल में जाने के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं, कि आपको वीज़ा की ज़रूरत है, कि आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए, कि आपको नहीं ले जाने चाहिए। तो इसका जवाब मैं आपको बारी बारी से देता हूँ। क्या आप ड्राइव करके नेपाल जा सकते हैं? हाँ, आप जा सकते हैं। कि आपका इंडियन लाइसेंस वहाँ पे काम आएगा? हाँ, बिल्कुल काम आएगा। आपको नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत है? नहीं दोस्तों, अगर पासपोर्ट है तो आप ले जा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। और प्लीज़ फोटोकॉपी भी रखना उन चीज़ों की अपनी, और साथ में फ़ोटोज़ भी रखना, क्योंकि आप यहाँ वहाँ दौड़ते नहीं घूमेंगे फ़ोटोकॉपी कराने के लिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप नेपाल खुद की कार से जाते हैं तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखें। आपको ऑफकोर्स नेपाल जो कस्टम ऑफिस है, जिसको बंसार भी बोलते हैं, वहाँ से आपको पास कलेक्ट करना पड़ता है। एक मिनिमम फीस होती है उसकी 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़, ये डिपेंड करता है। अगर आप नेपाल में 1 महीने से ज़्यादा रुकने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप नहीं रुक सकते हैं। अगर आप गाड़ी चला के खुद जा रहे हैं, वहाँ पर आपको परमिशन नहीं मिलेगी इंडियन व्हीकल्स की 1 महीने से ज़्यादा रुकने के लिए। अब नेपाल में एंटर होने के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, और आपके लिए बेस्ट वे क्या है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बिजिएस्ट और सबसे बिगेस्ट जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसका नाम है सोनौली बॉर्डर क्रॉसिंग। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए इसकी क्रॉसिंग है। अगर आप सोनौली क्रॉसिंग तक प्राइवेट बस में पहुंचते हैं, खुद की गाड़ी से नहीं पहुंचते हैं, फिर भी आपको फ्रिक्वेंट कनेक्शन मिल जाएंगे काठमांडू जाने के लिए, पोखरा जाने के लिए, लुम्बिनी जाने के लिए। उसके बाद अगर आप बोधगया या कोलकाता में है, अगर आपको उस जगह से बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है नेपाल के लिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा रक्सौल बॉर्डर। रक्सौल बॉर्डर जो क्रॉसिंग है, अगर वहाँ से आप बस लेते हैं काठमांडू के लिए, आपको तो 6 से 7 घंटा लगेगा, और पोखरा जाने के लिए आपको 8 घंटा लगेगा। अगर आप शेयर जीप्स लेते हैं काठमांडू जाने के लिए, तो आपको सबसे क्विकेस्ट वे मिलेगा, 4-5 घंटे में आप काठमांडू पहुंच जाएंगे रक्सौल बॉर्डर क्रॉसिंग से, अगर आप जीप लेते हैं तो। अगर आप सिलीगुड़ी या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वहां से नेपाल में एंटर करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए वो है पानी टंकी बॉर्डर क्रॉसिंग। उत्तराखंड से नेपाल बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए जो मेन बॉर्डर क्रॉसिंग है वो है भीमदाता बॉर्डर क्रॉसिंग। यहाँ से अगर आपको काठमांडू जाना है तो आपको बस में 15 से 17 घंटे तक गुजारने पड़ेंगे। ये थी मेन बॉर्डर क्रॉसिंग अगर आपको नेपाल जाना है थ्रू या बाया रोड की बात हो गई है, तो आप बात कर लेते हैं फ्लाइट की। अगर फ्लाइट लेंगे तो आपको चीपेस्ट वे पड़ेगा फ्लाइट लेने के लिए दिल्ली। अगर आप दिल्ली से काठमांडू के लिए फ्लाइट लेते हैं तो आपको 1 वे का जो प्राइस पे करना पड़ेगा 6000 रुपीज़। ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है जो मैंने डेट चूज़ किया, अगर आप डेट दूसरी चूज़ करेंगे तो आपको दूसरा प्राइस पे करना पड़ेगा। दिल्ली आपका चीपेस्ट ऑप्शन है काठमांडू पहुंचने का थ्रू फ्लाइट वाया फ्लाइट। अगर आप कोलकाता या मुंबई से फ्लाइट लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा कंपेयर टू दिल्ली। यहाँ पर जो मेरा नेपाल का ट्रैवलिंग प्लान है वो है 8 दिन का, 4 दिन काठमांडू में, 3 दिन पोखरा में, और आखिरी का जो दिन 2 दिन या 1 दिन है वो है भक्तापुर में। नेपाल में घूमने के लिए और भी काफ़ी सारी जगह हैं, पर मैंने ये डेट चूज़ की है, तो अगर कोई पसंद नहीं है तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं डाल सकता। इससे पहले कि मैं आपको आपकी पूरी ट्रिप की आइटनरी बताऊँ,
आपकी अकोमोडेशन की बात करना ज़रूरी है। अगर आप काठमांडू में होटल लेते हैं, जो आपको होटल का प्राइस पड़ेगा 15 सितंबर को, एक दिन के लिए, एक दिन का प्राइस है यहाँ पे, तो 971 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 742, 6000 रुपीज़ भी प्राइस है। तो आपको बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका लो बजट है तो आप लो बजट वाले होटल में रह सकते हैं, हाई बजट है हाई बजट वाले होटल में रह सकते हैं। आपको काफ़ी सारी चॉइसेस मिलेगी काठमांडू में। 900 रुपये से लेके 10,000 12,000 तक के होटल्स आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे, आपकी डेट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से। इसके बाद अगर आप मेरी डेट को फॉलो करते हैं, मेरे प्लान को फॉलो करते हैं, तो आप जाएंगे पोखरा। और पोखरा में अगर आप होटल लेते हैं तो उसका प्राइस भी आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पोखरा में भी जो प्राइस है यहाँ पे आपको काफ़ी बजट प्राइस मिल रहा है। यहाँ पे आपको 800 रुपीज़ में आपको होटल मिल रहे हैं। एक होटल है जो आपको सिर्फ 495 में बुकिंग करवा रहा है। काफ़ी फ़नी है ये, बट इसके बावजूद आपको बजट होटल मिल जाएंगे, महंगे होटल्स भी मिल जाएंगे, और 2 स्टार वाले होटल्स, 3 स्टार वाले होटल्स भी आपको मिल जाएंगे एक नॉर्मल बजट के अंदर, एक अच्छे बजट के अंदर। मेरी लिस्ट को ही आगे फॉलो करते हुए अगर आप भक्तापुर में होटल लेते हैं तो आपको जो थोड़ा हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो होटल्स चालू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से, जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कंपेयर करें अगर काठमांडू पोखरा से तो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट थोड़े कम आते हैं इसकी वजह से। बट इसके बावजूद 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। अब होटल वो लोग प्रेफर करते हैं जो फैमिली के साथ जाते हैं, उनका एक बजट हाई होता है। अब मेरे जैसे लोग जो कॉलेज में हैं, ऑफिस में जाते हैं, ज़्यादा बजट नहीं है, उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है हॉस्टल में स्टे करना। और नेपाल में हॉस्टल्स की कमी नहीं है, आपको यहाँ पे हॉस्टल्स काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएंगे। और जो भी मैं प्राइस यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्राइस इंडियन रुपीज़ में है। और नेपाल में हॉस्टल्स की कोई भी कमी नहीं है, आप प्राइस अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हॉस्टल काठमांडू का जो प्राइस है वो सिर्फ है 473 रुपीज़ पर नाइट, जो काफ़ी कम है। कोई भी इंसान, कोई भी बंदा उसको यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है। मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, काफ़ी अच्छे प्राइस पे। ऐसी एक चीज़ याद आई, मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप नेपाल जाते हैं ये वीडियो देखने के बाद में, तो एक बार ध्यान रखें, आप वहाँ पे इंडियन रुपीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट आपको बदले में मिलेंगे नेपाली रुपीज़। तो नेपाली रुपीज़ आप इंडिया में आके तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो जितना हो सके आप नेपाल में उसको यूज़ कीजिए और इंडिया कम से कम लेके आइए। अब हॉस्टल्स की काठमांडू में कोई भी 400 रुपये से लेके आपको 1000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से हॉस्टल्स मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे ये हॉस्टल्स। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप जॉब करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा हॉस्टल में रुकना। हॉस्टल पोखरा में जो है उनका भी सेम सीन है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको हॉस्टल प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 300 रुपीज़ पर नाइट, 400 रुपीज़, 500 रुपीज़, और काफ़ी अच्छी सर्विस के साथ में। आप इनकी रेटिंग्स इनके स्क्रीन्स पे देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी रेटिंग्स हैं। तो फिर से मैं कहूँगा कि हॉस्टल इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्टे। अकोमोडेशन तो पूरा सॉर्ट आउट हो चुका है, आप होटल में रुके या हॉस्टल में रुके, रुकने के लिए आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है नेपाल में, जो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो मोस्ट ऑफ द बजट है वो आपका रुकने में ही चला जाता है। अगर खाने पीने की बात करूँ तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर चाइनीज़, इंडियन, नेपाली फूड, हर टाइप का फूड मिलेगा, स्ट्रीट फूड मिलेगा, इंडियन फूड मिलेगा, काफ़ी अच्छे दामों पर मिलेगा। आप 5 स्टार होटल में खा सकते हैं, आप सड़क पे खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, जैसा आपका बजट। अब स्टार्ट करते हैं आपके आइटनरी। फर्स्ट जो डे है आपके आइटनरी में वो है काठमांडू। अब काठमांडू में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं देखने के लिए, और क्या क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी, काफ़ी पॉल्यूशन मिलेगा, पर इसके बावजूद काठमांडू के हार्ट के अंदर, यानी उसकी मेन सिटी के अंदर, आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे हिस्टोरिक टेम्पल। 2015 के अर्थक्वेक के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ गई और काफ़ी सारे हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट है वो ख़राब हो गए, पर इसके बावजूद वहाँ पे देखने के लिए अभी भी काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। तो अगर आप काठमांडू जाते हैं, जो कि आप ऑफकोर्स जाएंगे, तो इन टेम्पल्स को देखें, और इसके बाद आप जा सकते हैं गार्डन ऑफ ड्रीम्स जा सकते हैं, टेम्पल्स भी बोलते हैं काठमांडू को। तो जो मेन यहाँ पे अट्रैक्शन है काठमांडू में देखने के लिए वो है वहाँ का टेम्पल्स एंड द गार्डन ऑफ ड्रीम्स। और जिस जगह पे आपको सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे उस जगह का नाम है दरबार स्क्वायर। तो दरबार स्क्वायर जाइए, काठमांडू के टेम्पल्स देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। अगर आप काठमांडू की नाइट लाइफ देखना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, तो आपको जाना चाहिए काठमांडू के मेन एरिया में जिसका नाम है थामील। इन शॉर्ट आपको काठमांडू में देखने के लिए मिलेंगे हिंदू टेम्पल्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड श्रीन्स। एंड काठमांडू एक्सप्लोर करने के बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पोखरा। अगर आप पोखरा जाते हैं, जो कि आपको ऑफकोर्स जाना चाहिए, काठमांडू से पोखरा का जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर्स। अब इसको आप फ्लाइट से कवर कर सकते हैं,
प्राइवेट टैक्सी से बुक कर सकते हैं, या तो आप जा सकते हैं वहाँ के लोकल बसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। पोखरा पूरी तरह से बसा हुआ फीवा लेक पे। फीवा लेक के आजू बाजू में, जैसे कि अगर आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे, इसके ईस्टर्न शोर पे, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा योगा सेंटर एंड रेस्टोरेंट। अगर आप इस लेक के साउथ साइड में जाएंगे, या सीधे बोलूँ तो अगर आप सिटी के साउथ साइड में जाएंगे, तो आपको इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। पोखरा में देखने के लिए फीवा लेक है, डेविस फॉल है, बेंगास लेक है, अन्नपूर्णा सर्किट है। अन्नपूर्णा सर्किट पे आप जाने के लिए अपने लिए बाइक रेंट पे ले सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए हैं, और काफ़ी सारे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। मोस्टली यहाँ पे जो पोखरा सिचुएटेड है वो एनवायरनमेंट के काफ़ी करीब है, मदर नेचर के काफ़ी करीब है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए अपने इंस्टाग्राम के लिए काफ़ी अच्छी सीनरिक फ़ोटोज़ मिल सकती हैं, अगर आप अच्छे से फ़ोटो लेते हैं तो।